सो हाय ब्रो, लेक्चर नंबर 39 पार्ट 1। चैप्टर का नाम है इंड एस 102 SBP शेयर बेस्ड प्लान। शेयर बेस्ड प्लान का भी हम थोड़ा सा रिवीजन देंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर का काम। ठीक है। शेयर बेस्ड प्लान दो लोगों के लिए होता है, एक एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी। ठीक है। ये हो गया कि दो लोगों के लिए होता है एसबीपी। एसबीपी होता कितने तरीके का है? एसबीपी दो तरीके का होता है, एक इक्विटी सेटल्ड और एक कैश सेटल्ड। ठीक है। इक्विटी सेटल का मतलब आप इक्विटी इशू कर रहे होगे सेटल करने के लिए जो प्लान आप दिए हो, या फिर आप दूसरा है कैश सेटल, मतलब आप उतना कैश इशू करोगे जितना शेयर का वैल्यू है। ठीक है। एसबीपी का अकाउंटिंग अब हम लोग कैसे करते हैं? अगर एसबीपी हम लोग दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी में अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि उसमें एक्सचेंज हुआ था। जब एसबीपी थर्ड पार्टी को दिए थे तो उसमें एक्सचेंज हो रहा था, हमको नहीं पता है उसका कैश सेटल और समथिंग का। अभी तक जो पढ़े उसमें कैश वो एक्सचेंज हो रहा था, और जब एक्सचेंज हो रहा था तो इक्विटी को लेके ही था कि हम तुमको इक्विटी देंगे, तुम हमको अपना कोई प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है। तो वो एक्सचेंज का था। तो उसमें हम लोग एक ही चीज़ समझे थे कि जो प्रेफरेंस क्या था, मतलब जो वैल्यूएशन का प्रेफरेंस होगा वो कैसे वैल्यूएशन होगा। तो उसके लिए हम लोग देखे थे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया था एसेट टेकन का, क्योंकि हम लोग जनरली इंडेस 16 में 38 और 40 में पढ़े थे कि पहला जो प्रेफरेंस था वो था एजी, मतलब एसेट गिवन, और इंडेस 102 उल्टा है, तो इसमें एसेट टेकन होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस एसेट टेकन, सेकंड प्रेफरेंस एसेट गिवन। ठीक है। ये हो गया एसबीपी का अकाउंटिंग थर्ड पार्टी को जब दे रहे हैं और एक्सचेंज हुआ तब। ठीक है। एसबीपी का अकाउंटिंग जब थर्ड पार्टी को दिए हैं तो उसका एक्सचेंज का जब अकाउंटिंग होता है प्रेफरेंस वाला यूज़ करके वैल्यूएशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। अब एसबीपी का अकाउंटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉय लोग को लेके, और किस बात को लेके कि इसमें ये एसबीपी हम लोग इक्विटी सेटल्ड है और दे किसको रहे हैं? एम्प्लॉय को। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग अकाउंटिंग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, क्योंकि जब इक्विटी सेटल्ड का हम लोग पॉइंट करेंगे तो उसमें होगा हम लोगों को ईबीई अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। क्यों? क्योंकि रिजर्व से ही हम लोग अपना इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है। जब कैश सेटल होता है तो ईबीई टू एसबीपी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी से हम लोग कैश निकाल के देते थे। ओके। अभी अगर हम उल्टा बोल दिए हैं तो फिर से बोल देते हैं, साहब हमको लगता है कन्फ्यूज हो गए हैं। इक्विटी अगर जब इशू कर रहे हैं एसबीपी को, मतलब इक्विटी इशू कर रहे हैं हम लोग, मतलब इक्विटी सेटल्ड है एसबीपी का एम्प्लॉय को, तो होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, क्योंकि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है। जब हम लोग कैश इशू करना होगा तो हम लोग करेंगे ईबीई अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी। ठीक है। ये था नॉर्मल कंडीशन। अब एक दूसरा कंडीशन आता है मार्केट बेस्ड कंडीशन। मार्केट बेस्ड कंडीशन तो ईबी हम लोग इक्विटी सेटल्ड को ही लेके पढ़े थे। ठीक है। कि मार्केट बेस्ड कंडीशन क्या था कि मार्केट में जो रेट चल रहा होगा ना शेयर का, हम लोग जैसे कि एग्जांपल क्या दिए थे कि मार्केट में भी 100 रुपया चल रहा है। जब मार्केट में शेयर का दाम 400 हो जाएगा ना, तब हम इम्प्लॉय सबको एसबीपी इशू करेंगे। तो एम्प्लॉय का कोई परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं था, कोई उसका नॉन मार्केट कंडीशन भी नहीं है, ये मार्केट कंडीशन है। तो उसमें अकाउंटिंग कैसे करते थे हम लोग? उसमें अकाउंटिंग ये करते थे कि क्वेश्चन में दिया रहता था कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना है। 100 से 400 रुपये कितना जाएगा हमको नहीं पता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड था कि 4 साल में चला जाएगा। तो हम लोग जो भी जैसे कि बोला कि जब 100 से 400 जाएगा तो हम 1000 आदमी को देंगे, ठीक क्या उसको कहते हैं एसबीपी। 1000 आदमी को देने पे उसका टोटल कंपनी का फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है, मतलब जो भी इसका एक्सपेंस है, वो 10,000 रुपया हो रहा है। तो और एक्सपेक्टेड था कि 4 साल के बाद 400 पहुंच जाएगा। तो 4 साल में हमको 10,000 रुपया को हमको क्या उसको कहते हैं बुक कर देना है। ये जो एक्सपेंस है 10,000 का जो फेयर वैल्यू, उसको हमको 4 साल में बुक कर देना चाहिए। ठीक है। तो या तो तुम हर साल 4 साल तुम बुक कर दो, या फिर अगर 4 साल से पहले अगर हो जा रहा है तो उतना साल तक पूरा बुक कर दो। जैसे पहला साल तुम सोचे थे कि 4 साल तक जाएगा तो डिवाइडेड बाई 4 करके उसका वैल्यू डालो। सेकंड साल में ये चलेगा कि 4 साल तक जाएगा। थर्ड ईयर में पता चला कि बुक हो पूरा क्या बोलते हैं 100 से 400 चला गया, तो अभी 2 साल बाकी था तुमको 10,000 में से ख़त्म करने के लिए। मतलब 10,000 का 2,500 तुम पर फर्स्ट ईयर कर दिया सोच के कि 4 साल चलेगा। सेकेंड साल भी सोचा कि 4 साल चलेगा, तो फिर 2,500 बुक कर दिया। तीसरे साल पता चल रहा है कि 100 से 400 चला गया, तो अभी तो 5,000 और बुक करना बाकी था 10,000 में से। तो तुम चौथा साल का वेट नहीं करोगे, तीसरा साल ही पूरा 5,000 तुम डाल दोगे। ठीक है। ये मार्केट बेस्ड कंडीशन था। ओके। अगर उसमें था कि 4 साल के बाद अगर 100 से 400 नहीं पहुंच रहा, 6 साल पे पहुंच रहा है, तो तुम 6 साल तक उसको एक्सटेंड करोगे? नहीं, जो एस्टिमेटेड है उतना ही में करेगा, या तो उससे कम या तो जो एस्टिमेटेड उतना में। ठीक है।
यही था तुम्हारा अधिका। अब हम लोग बात कर रहे थे कैंसलेशन का। ये भी इक्विटी सेटल को ही लेके था। अभी मार्केट बेस्ड कंडीशन जो था वो भी इक्विटी सेटल को था, क्योंकि उसमें हम लोग ईएससी इशू कर रहे थे, ठीक है। या फिर हम लोग कैश भी इशू कर सकते थे, तो तुम एसबीपी रिजर्व की जगह एसबीपी लायबिलिटी लिख देता, वेरी नॉर्मल, ओके। अब कैंसलेशन का बात करते हैं। कैंसलेशन में क्या था कि कंपनी बोले कि हम तुमको एसबीपी देंगे अगर 3 साल तुम काम करोगे। 2 साल खत्म होने के बाद कंपनी बोल रहा है कि नहीं, हम तुमको नहीं देंगे। अब हम तो एम्प्लॉय सब परेशान हो जाएगा, तो एम्प्लॉय लोग को ठीक करने के लिए कंपनी बोलेगी कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, मतलब क्या उसको कहते हैं, अकाउंटिंग करने का बहुत नॉर्मल अकाउंटिंग था। 2 पॉइंट में अकाउंटिंग होता था। पहला अकाउंटिंग जो नॉर्मल अकाउंटिंग चल रहा है कि जब तक कैंसिलेशन नहीं हुआ तो नॉर्मल ईबी टू एसबीपी रिजर्व या एसबीपी लायबिलिटी करते जाओ, एक्सपेंस बुक करते चल जाओ, ठीक है। उसके बाद जब कैंसलेशन होता है, ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन, तुमको क्या करना होगा, 3 अकाउंटिंग करना होगा। पहला अकाउंटिंग क्या करोगे कि तुम जितना भी, अब जैसे कि टोटल 10,000 रुपये जाना चाहिए था 4 साल में, 2 साल तक तुम 2,500 डाला, 5,000। तीसरा साल तुम कैंसलेशन कर रहा है, वेस्टिंग पीरियड 4 साल था, तीसरा साल तुम कैंसलेशन कर रहा है, तो तीसरा साल तुम क्या करोगे कि तीसरा साल अगर तुम तीसरा साल 2,500 डाल रहे हैं जब वेस्टिंग पीरियड 4 साल होता है, लेकिन अब वेस्टिंग पीरियड तो खत्म हो रहा है। जिस दिन कैंसलेशन होता है उस दिन सोच लेते हैं कि उस दिन वेस्टिंग पीरियड एंड हो गया, तो वेस्टिंग पीरियड एंड होने पर सारा का सारा टोटल एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए। तो तीसरा साल ही जो बाकी का 5,000 है उसने बुक कर दो। तो एसबीपी तुम पूरा भर दो, जितना 4 साल में जाना चाहिए था तीसरा साल पे ही तुम भर दो उसको, ठीक है। पहला 3 में से पहला हो गया। दूसरा, अब एसबीपी भर गया है तो वेस्टिंग पीरियड जब खत्म हो जाता है तो एसबीपी जो भरा हुआ था उसको निकाल देते हैं, ट्रू, उसको निकाल के हम लोग इशू कर देते हैं। तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, अभी सब ईबी टू एसबीपी रिजर्व जा रहा था, हम लोग पूरा बुक कर दिया एसबीपी 10,000 से। अब एसबीपी उल्टा करो, एसबीपी रिजर्व से इक्विटी शेयर कैपिटल तुम निकालो, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहा है कि तुम एसबीपी रिजर्व से तुम अभी इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल के नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट यार, या सॉरी बोल लिया था। तो 3 एंट्री करते हैं कैंसिलेशन में। पहला एंट्री कि एसबीपी रिजर्व को पूरा भर दो, तो एसबीपी रिजर्व भरा गया सोच के कि वेस्टिंग पीरियड खत्म होने वाला है। दूसरा एंट्री क्या करते हैं कि एसबीपी रिजर्व को हम लोग पूरा रिवर्स करते हैं। अभी मेरे दिमाग में था कि एसबीपी रिजर्व से हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, लेकिन नहीं। सेकंड अकाउंटिंग क्या होगा, हम लोग वो अकाउंटिंग करें कि वेस्टिंग की रिवर्सल का। जब भी हम लोग एसबीपी रिजर्व को जब रिवर्स करते थे, तो अगर वेस्टिंग पीरियड के बाद रिवर्स करते थे तो रिटेन अर्निंग में जाता था, वेस्टिंग पीरियड के अंदर अगर रिवर्स करते तो पीएल में जाता था। यहाँ वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है, तो वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा, एसबीपी रिजर्व से जाएगा रिटेन अर्निंग में। तो हम दूसरा एंट्री एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग 10-10 हज़ार रुपया, ओके। तीसरा एंट्री, और जब रिटेन अर्निंग में चला गया है तो तुम कंपनी बोला था कि हम एम्प्लॉय सब तुमको एसबीपी नहीं देंगे, अब तुमको कॉम्पनसेशन में कैश देंगे, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग में चला गया है, अब रिटेन अर्निंग से तुमको पैसा निकाल के देना है। तो एंट्री क्या होगा, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हम लोग रिटेन अर्निंग से सिर्फ उतना पैसा निकालेंगे जो उस दिन, जिस दिन इशू कर रहे हैं कैश, उस दिन का जो फेयर वैल्यू है शेयर का। भले ही तुम 10,000 रुपये रखा था, 10,000 रुपये रिटेन अर्निंग में डालो एसबीपी रिजर्व से, ठीक है, लेकिन तुम 10,000 रुपया इशू नहीं करोगे कैश। रिटेन अर्निंग से तुम 10,000 रुपया नहीं निकालोगे। तुम कितना निकालोगे, तुम उतना ही रुपया निकालोगे जो उस दिन का शेयर प्राइस है। जैसे कि हो सकता है शेयर प्राइस 8,000 का हो, तो तुम एसबीपी रिजर्व से सिर्फ 8,000 रुपया निकालोगे। और टू कैश तो जो तुम कॉम्पनसेशन देता है टू कैश उतना जाएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो पीएल में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, रिटेन अर्निंग पीएल टू कैश, ओके। तो हम लोग कैंसिलेशन में क्या करेंगे, 2 को पार्ट में एंट्री अकाउंटिंग होगा। पहला पार्ट नॉर्मल है पार्ट कि जब तक कैंसिलेशन नहीं हुआ, ईबी टू एसबीपीआर एसबीपीएल जो भी करना है। जब कैंसिलेशन होता है तो 3 एंट्री करते हैं। पहला एंट्री ये सोच के करते हैं कि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है तो सारा का सारा एसबीपी रिजर्व में डाल दो, ईबी टू एसबीपीआर जो भी बैलेंसिंग है। दूसरा, हम लोग एसबीपी रिजर्व्स को रिवर्स कर देते हैं और उसको रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं, एसबीपीआर टू रिटेन अर्निंग। रिटर्न अर्निंग में क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको कैश देना है, तो कैश कहाँ से निकलेगा, वो रिटर्न अर्निंग से निकलेगा, ठीक है। हम लोग एसबीपीआर से नहीं निकाल रहे, क्या पता क्यों नहीं निकाल रहे, आई डोंट नो, ओके। और उसके बाद जब रिटर्न अर्निंग में डाल दो तो रिटर्न अर्निंग से फिर तुमको कैश कॉम्पनसेशन देना होगा। रिटर्न अर्निंग अगर डेबिट टू कैश कर दो, और जो बीच का जो पीएल है वो पीएल में जाएगा। क्यों जाएगा, डिफरेंस इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोग रिटर्न अर्निंग से उतना ही पैसा निकालेंगे जितना के लिए उस दिन शेयर का मार्केट प्राइस है, ओके। चलो ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए कैंसिलेशन का। अब हम लोग उसके बाद पढ़ रहे थे मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रीप्राइसिंग। रीप्राइसिंग क्या होता है, रीप्राइसिंग का मतलब होता है कि जो एसपीपी हम लोग दिए हैं उसका हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं। एसपीपी का वैल्यू चेंज कर रहे हो, कैसे,
एसवीपी हम लोग जब देते हैं तो हम लोग पूरा एसवीपी चैप्टर में कौन सा वैल्यू समझ रहे होते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, लिखा हुआ है फेयर वैल्यू, बस मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मतलब जो कंपनी है उसको कितना लॉस हो रहा है, मतलब कि वो एसवीपी कंपनी को लॉस कैसे हो रहा है। मेरे भाई मार्केट में 100 रुपया का शेयर है, तुम इंप्लॉय को बोल रहे हो हम 80 रुपया में ही देंगे, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, 20 रुपये का उसको लॉस हो रहा है, तो वही फेयर वैल्यू है। ओके, तो कंपनी क्या बोलती है, पहले उसका कंपनी लॉस कर रही थी 20 रुपया का, बोल रही थी कि इंप्लॉय सबको कि तुम 80 रुपया दो, लेकिन अभी का क्या हो गया कि कंपनी बोल रही है कि मार्केट प्राइस तो 100 रुपये से चला गया 70 रुपया, और हम इंप्लॉय से 80 रुपये मांग रहे हैं, तो लेगा क्या है एसबीपी प्लान। तो क्या हुआ कि कंपनी बोलेगी कि सर आप 80 रुपया नहीं दीजिए हमको एम्प्लॉय, आप हमको 80 रुपये दीजिए, आप हमको 30 रुपया दीजिए। तो एम्प्लॉय बोलेगा कि हाँ ठीक है, मार्केट में 80 रुपया में हमको 30 रुपया में मिल रहा है, तो वो एसबीपी ले लेगा, वो क्या करेगा, वो एसबीपी ले लेगा। लेकिन कंपनी को लॉस कितना हुआ, कंपनी को पहले लॉस हो रहा था 20 रुपये का, अभी कंपनी को लॉस होगा 70 - 30 40 रुपये का। अभी सीरियसली मत सोचना कि हम जो कैलकुलेट करके दे रहे हैं कैलकुलेशन उधर दिया हुआ, तो बस हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि फेयर वैल्यू चेंज हो जाता है कंपनी का, उस वजह से उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो मॉडिफिकेशन का जब होता है तो उसका ऐसे अकाउंटिंग होता है, उसका अकाउंटिंग भी 2 मेथड में होता है। पहला अकाउंटिंग करोगे तुम नॉर्मल अकाउंटिंग, किसका कि क्या उसको कहते हैं ओरिजिनल अकाउंटिंग, मतलब जब तक ओरिजिनल अकाउंटिंग इन द सेंस कि ये सोच के अकाउंटिंग करो कि कोई रिप्राइसिंग हुआ ही नहीं, कोई फेयर वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ, बस ये मतलब ऐसा सोच के चलना कि कुछ हुआ ही नहीं है, जो नॉर्मल वेस्टिंग पीरियड में अकाउंटिंग होना चाहिए था वैसे अकाउंट कर दो पूरा वेस्टिंग पीरियड में, तो वैसे अकाउंटिंग तुम कर दिया। वैसे अकाउंटिंग करने के बाद क्या किया, जब ओरिजिनल अकाउंटिंग हो गया तब तुम मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करो, कि जब से तुमको प्राइसिंग चेंज हुआ है तो उस वजह से जो अकाउंटिंग होना चाहिए तुम वो अकाउंटिंग करो। तो एक ओरिजिनल अकाउंटिंग जाएगा, एक मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग जाएगा, बाद में तुम मर्ज कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भाई मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसमें क्या फार्मूला है, वो फार्मूला तुमको देखने के लिए फिर जाके या तो तुम वो पॉइंट ऑप्शन पॉइंट देख लो। अदरवाइज क्या होता है कि मॉडिफिकेशन में जो फेयर वैल्यू लिया जाता है ना, हम लोग जो ये सब जो अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम लोग एक्सपेंस बुक कर रहे होते हैं, और एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, तो ओरिजिनल जो अकाउंटिंग है उसका एक्सपेंस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड इनटू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो ओरिजिनल में जो फेयर वैल्यू था वो ले लो ऑन ग्रांट डेट, या फिर जो भी है, अगर कैश सेटल्ड होगा तो दूसरा चीज़ होगा, अगर वो होगा तो दूसरा, मतलब इक्विटी सेटल्ड होगा तो ग्रांट डेट, और कैश सेटल्ड होगा तो ईयर एंड। ठीक है, उसमें शायद मॉडिफिकेशन में नहीं हुआ, आगे वाला चीज़ है, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना, जो लिखा होगा उस हिसाब से कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ इक्विटी सेटल्ड होगा वहाँ ऑन फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट लेते हैं, कैश सेटल्ड होगा तो फेयर वैल्यू ऑन क्या उसको कहते हैं ईयर एंड डेट लेते हैं। ठीक है, इनटू आगे का जो चीज़ है, ये हो गया ओरिजिनल अकाउंटिंग का। लेकिन जब मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करोगे तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड वो लिखो, इनटू फेयर वैल्यू जो लोगे, वो फेयर वैल्यू क्या लोगे, नया वाला जो फेयर वैल्यू हुआ है वो फेयर वैल्यू तुम नहीं लोगे, वो तुम लोगे कि जितना कंपनी को एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। जैसे पहले लॉस 20 रुपया हो रहा था, मतलब मार्केट से ऐसे करोगे तो 20 रुपया बढ़ रहा था, अभी और लॉस उसको हो रहा है, तो ये लॉस तुम कैसे निकालोगे, ये लॉस निकालने के लिए तुमको करना होगा कि जो फेयर वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है उस दिन फेयर वैल्यू क्या था वो ले लो, और मॉडिफिकेशन के बाद जो फेयर वैल्यू है वो ले लो, और ये दोनों जो फेयर वैल्यू ले लो उन ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा फेयर वैल्यू बनेगा, और यही इसी फेयर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके तुम निकालोगे एक्सपेंस। ठीक है, ओके। अभी तक हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जानते हैं, एक्सपेंस फॉर्मूला क्या है इक्विटी सेटल्ड का, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड, इक्विटी सेटल्ड का फॉर्मूला में आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। अभी तुमको बताया था कि इक्विटी सेटल्ड होगा तो हम ग्रांट डेट लेंगे फेयर वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर एक्सपायर्ड होगा, नॉर्मल चीज़। ये सब था अभी तक का पूरा समरी। ओके, हो गया दवाई एम्प्लॉय प्लस कैश सेटल। अब हम लोग अभी तक हम लोग पढ़े थे इक्विटी सेटल्ड, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड क्या होता है, कैश सेटल का सबसे पहले जान लो मतलब क्या होता है। कैश सेटल मतलब हम लोग एम्प्लॉय लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको शेयर वेयर मत दो, तुम हमको कैश दे दो, और कितना कैश दो, कैश का वैल्यू एग्जैक्टली उतना ही होगा जो शेयर का वैल्यू है। तो शेयर का वैल्यू तो तुम बोलो कि भाई हम लोग जब ये वो इक्विटी वाला जब करते हैं तो उसमें शेयर का वैल्यू लेते हैं ऑन ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट, जब एक्सपेंस फॉर्मूला हम लोग कर रहे होते हैं।
तो कैश सेटल में भी तुम वही ले लो जब तुमको शेयर की वैल्यू का लेना है। लेकिन कैश सेटल में क्या होता है कि भाई ऑन ग्रांट डेट का शेयर थोड़ी चाहिए हमको। जिस दिन पेमेंट कर रहे हो, जिस दिन तुम पेमेंट कर रहे हो उस दिन का जो शेयर प्राइस है उसका वैल्यू चाहिए हमको। तभी तो दोनों में डिफरेंस है। अगर इक्विटी सेटल और इस सेटल का दोनों का अगर जो फेयर वैल्यू अगर सेम ही रहता शेयर का तो क्या फ़र्क पड़ जाता? कोई लॉजिक तो नहीं बैठता ना फिर। सो दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो कैश सेटल्ड है उसको एक और चीज़ कहते हैं, क्या है? जो कैश सेटल प्लान है उसको कहते हैं SAR। SAR क्या होता है? स्टॉक एप्रिसिएशन, आर से क्या, रेट, स्टॉक एप्रिसिएशन रेट। कैश सेटल को कहते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन रेट। ठीक है, इसका अब तो हम जो कैश सेटल्ड है और इक्विटी सेटल्ड के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब SAR और इक्विटी का जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या क्या होगा? पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो होगा हम लोग कैश सेटल में एक्सपेक्टेड लेते हैं, इक्विटी में भी एक्सपेक्टेड ही लेते हैं। जब फेयर वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो इक्विटी में हम लोग लेंगे, क्या उसको कहते हैं, इक्विटी में हम लोग लेंगे ईयर एंड ग्रांट डेट और यार हम उल्टा लिख दिए हैं। हाँ, तो इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड के बीच का डिफरेंस क्या है कि जो दोनों में नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड ही लेते हैं। फेयर वैल्यू जो होगा तो इक्विटी में हम लोग ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेते हैं और कैश सेटल्ड में ईयर एंड का फेयर वैल्यू लेते हैं। जब एंट्री डालते हैं तो इक्विटी में SBPR होता है, EBE टू SBPR, और अगर कैश होता है तो SBPL, SBT लायबिलिटी होगा। ठीक है, जब रिवर्सल होता है तो इक्विटी सेटल में रिवर्सल होगा, पोस्ट वेस्टिंग पीरियड रिटेन अर्निंग में जाएगा SBPR से रिटेन अर्निंग, और अगर इन वेस्टिंग पीरियड अगर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड अगर रिवर्स हो रहा है तो PL में जाएगा। लेकिन जब कैश सेटल करोगे ना तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि तुम पोस्ट VP कर रहे हो या इन VP कर रहे हो, तुमको रिवर्स सीधा PL में करना है। ठीक, यही 3 चीज़ था। ओके, अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 21। ओके, वो पढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट। इलस्ट्रेशन 21 क्या बोलता है? P लिमिटेड ग्रांट कर रहा है 400 SAR। SAR क्या है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। ये किसको दिया? ये क्या कहता होता कब है? इसको कहते हैं कैश सेटल वाला में। ठीक है, तो हम कैश सेटल करने वाले हैं 400 स्टॉक ऑप्शन 75 एम्प्लॉय को, 75 आदमी को हम लोग दे रहे हैं 400 शेयर्स का ऑप्शन जो कैश सेटल्ड होगा। ठीक है, कब दे रहे हैं? 1 अप्रैल को, विथ फेयर वैल्यू 200 रुपया। ओके, समझ में आ गया? ओके, टर्म ऑफ अवार्ड रिक्वायर द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सर्विस, वेस्टिंग पीरियड 4 साल इन ऑर्डर टू अर्न द फेयर वैल्यू ऑफ ईच SAR एट ईच रिपोर्टिंग डेट। मतलब 31 मार्च 12, 1 अप्रैल 11 को हम लोग दिए हैं, 31 मार्च 12 को 210 वैल्यू है, 13 को कुछ है, 14 को कुछ है, 15 को कुछ है, तो 4 साल वेस्टिंग पीरियड है। ग्रांट डेट को तो मतलब नहीं है, ग्रांट डेट से 11, 1, 12, 2, 13, 3, 14, 4। ओके, हम 31 मार्च 15 क्यों लिए हैं ब्रो? 1 मिनट ब्रो, अरे परफेक्ट तो है यार। 11 से 12 1 साल, 2 साल, 14 3 साल, 15 4 साल, परफेक्ट। ठीक है, ये तुमको क्यों दिया हुआ है अलग? हर साल का एंड पे फेयर वैल्यू क्यों दिया हुआ है भाई? इसीलिए दिया होगा कि क्वेश्चन कैश सेटल्ड का है, और कैश सेटल्ड का जब हम लोग एक्सपेंस निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड इंटू फेयर वैल्यू इंटू एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू एक्सपायर्ड बाई टोटल VP माइनस समथिंग। तो ये जो फेयर वैल्यू होता है वो हम लोग कौन से डे पे निकालते हैं? फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड निकालते हैं। इक्विटी सेटल होगा तो फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट लेंगे, लेकिन जब कैश सेटल का बात कर रहे हैं तो उसमें फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्ट ऑन ईयर एंड लेते हैं, इसलिए ईयर एंड का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अभी तुम यहीं तक पढ़ो। ओके, तुमको समझ में आ गया? इस हिसाब से आप पहले एक्सपेंस बुक करो। ओके, अभी केस भी आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले केस से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग याद रखना है कि वाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंस हम लोग जो फेयर वैल्यू लेंगे वो ईयर एंड का लेंगे। तुमको समझ में आ गया? पहले कुछ ने बता दिए। डे 1 कोई भी एंट्री नहीं होगा। जिस दिन ग्रांट हो रहा है उस दिन काहे का कोई एंट्री होगा? उस दिन अनाउंस हो रहा है तो कोई एंट्री नहीं होगा। हर वक्त देखो अपना बुक में तुम देखोगे, हम नोट्स बुक में लिखे हुए हैं डे 1 नो एंट्री, साफ लिखा हुआ है। हम इग्नोर भी नहीं किए हैं, सर भी इग्नोर नहीं, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकता है बाद में। इसलिए हर वक्त याद रखना है कि डे 1 कोई एंट्री नहीं होता है, क्योंकि उस दिन कोई अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, और सिर्फ कोई अकाउंटिंग नहीं होगा क्योंकि सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ, हम बोल रहे हैं कुछ हुआ थोड़ी। ओके, तीसरा बात कि हम लोग कैश सेटल का बात कर रहे थे। कैश सेटल में SBPR यूज़ नहीं होता है, SBP लायबिलिटी यूज़ होगा। EBE टू SBP लायबिलिटी पे एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। ठीक है, और पेमेंट तो कैश में ही हो रहा है।
तो इसका जर्नल एंट्री तुम देखना चाहोगे तो अपने कॉपी में देख सकते हो। देखो, एक तो जब केस ए का जब अकाउंट एक्सपेंस बुक करने का जो टेबल बनाया है, फेयर वैल्यू एंड शेयर ऑन ईयर एंड रेड पेन से लिखे हुए, इसलिए याद रखना कि क्या सेटल हर वक्त ईयर एंड वाला लेते हैं। ठीक है, करते चले गए। 1 अप्रैल को देखो सीधा साफ लिख दिया नो एंट्री। 31 मार्च 12 को ईबी अकाउंट टू एसबीपी लाइबिलिटी करके तुम एसबीपी लाइबिलिटी करते एक्सपेंस बुक करोगे 4 साल तक लाइबिलिटी में, तो बुक किया है देखो। और ईयर एंड का देखो फेयर वैल्यू लिया हुआ है, समझ में आ गया। तो ऐसे तुम नॉर्मल जर्नल एंट्री तुम देते चल जाओगे। ठीक है, और लास्ट में तुम देखो एसबीपी जब पेमेंट कर रहे हैं तो एसबीपी लाइबिलिटी टू कैश कर रहे हैं, तो जनरली तुम यही समझ के तुम वैल्यू ले आओगे एसबीपी लाइबिलिटी का टोटल टू कैश करने के लिए, मतलब टोटल जो वैल्यू कैश में जा रहा है वो तुम 4 साल का ऐड कर दोगे। तुम 4 साल का ऐड करने की जगह तुम ये भी कर सकते हो कि जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है, 400 शेयर है जो 75 आदमी को दे रहे हैं, तो टोटल कितना शेयर हम लोग दे रहे हैं 400 इंटू 75। और फेयर वैल्यू के लिए और 31 मार्च 2015 का क्या फेयर वैल्यू है, वो है 218 रुपया। देख लो 6,54,000 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। जब तुम उसको सबको 4 साल को ऐड भी करोगे ना तो उतना ही आएगा। क्या है देख लो, 1575,000, 1725,000, 1537,500 प्लस 1702,500, एकदम आ गया 6554, परफेक्ट। यही कैश सेटल का है। क्या बोलते हैं कैश सेटल में कि कैश सेटल में हम लोग फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड क्यों लेते हैं और इक्विटी में ग्रांट डेट क्यों लेते हैं। अगर दोनों सेम ही होता कि हम लोग शेयर कैश सेटल में उतना पैसा दे रहे होते जो फेयर वैल्यू जो शेयर का दाम है, तो ग्रांट डेट वाला भी फेयर वैल्यू लेते हैं। लेकिन कैश सेटल में हम लोग ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू नहीं लेते हैं, जो मार्केट रेट मतलब उस दिन का जो रेट है वो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अब तुम ये मत कंफ्यूज है ना कि मार्केट रेट हम लोग वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, फेयर वैल्यू से लेंगे, क्योंकि कंपनी को कितना कंपनी के लिए एक्सपेंस है ना मेरे भाई। तो कंपनी उस दिन का मार्केट रेट के हिसाब से जो फेयर वैल्यू उसका हो रहा है उस हिसाब से वो एक्सपेंस बुक कर रही है। समझ में आया तुमको, हम लोग कंपनी के तरफ से कर रहे हैं। तो दिमाग में याद रखना हर वक्त कैश सेटल का फेयर वैल्यू ईयर एंड, इक्विटी सेटल का ग्रांट डेट। ओके चलो, ये केस ए हम लोग बना दिए। केस बी आगे क्या लिखा होता, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इफ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था लेकिन बोल रहा है कि 2 साल के वेस्टिंग पीरियड एंड होने पे, सेकंड ईयर के एंड पे, दैट इज 31 मार्च 13 को पी लिमिटेड मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ अवार्ड टू रिक्वायर्ड ओनली 3 years ऑफ सर्विस। बोला है कि 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था, दूसरा साल के एंड पे ही हम लोग बोल रहे हैं कि भाई वेस्टिंग पीरियड 4 साल का ना होकर सिर्फ 3 साल का हम लोग वेस्टिंग पीरियड रखेंगे। अवार्ड भी लिख दिया मॉडिफाई, तो क्या ये मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया? नहीं, ये मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मेरे भाई याद करो, मॉडिफिकेशन का हम लोग दूसरा नाम रीप्राइसिंग है। रीप्राइसिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, फेयर वैल्यू चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग वेस्टिंग पीरियड चेंज कर रहे हैं, तो ये मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ी है। तो मॉडिफिकेशन का जब क्वेश्चन होता है तो हम लोग 2 को अकाउंटिंग करते हैं, ओरिजिनल अकाउंटिंग, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज होता है। यहाँ कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल है। यहाँ वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा है, तो जब तुम नॉर्मल अकाउंटिंग नॉर्मल इसका एक्सपेंस बुक करो, बस इसमें जब वेस्टिंग पीरियड चेंज करना है उस हिसाब से तुमको वेस्टिंग पीरियड चेंज कर देना है। 31 मार्च 12 को देखो नॉर्मल अकाउंटिंग करके हम लोग निकाल दिए। 31 मार्च 13 को हम लोग क्या करेंगे कि पहला साल सोचे थे कि 4 साल वेस्टिंग होगा, तो वीपी एक्सपायर्ड 1 और टोटल वीपी 4 लिए थे। सेकेंड ईयर के एंड पे वीपी एक्सपायर्ड 2 साल हुआ है, लेकिन हम लोग सेकेंड ईयर एंड के क्या बोल रहे हैं कि वेस्टिंग पीरियड 4 साल ना करके सिर्फ 3 साल रखेंगे। तो देखो 4 का काट के 3 लिख दिए। और 31 मार्च 14 तीसरा साल है, उस साल में भी तीसरा ही होगा। और 31 मार्च 15 का कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वेस्टिंग पीरियड सिर्फ 3 साल रखे थे, तो बस वैसे करके निकाल दो, नॉर्मल जर्नल एंट्री, बात खत्म। ठीक है, देखो ये एलडीआर क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ लिए इसलिए हमको समझ में आ गया है, समझा रहे। देखो मेरे भाई, अभी तक हम लोग क्या क्वेश्चन ही जो बनाए या फिर अभी तक जो सोचते हैं क्या कि हम लोग 4 साल में जो वेस्टिंग पीरियड होता है वो वेस्टिंग पीरियड में जितना भी एक्सपेंस टोटल बुक होना चाहिए हम लोग हर साल ऐसे ऐसे डिवाइड करते हुए बुक कर देते हैं। ठीक है, और पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कब करते हैं, जब वेस्टिंग जैसे कि वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है हम लोग सोचते हैं कि पेमेंट कर देना है। तो अभी जितना क्वेश्चन देख लो, अभी जो जस्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी कंप्लीट किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 21, उसमें देखो 31 मार्च 15 को वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, उसी से हम लोग पेमेंट भी कर दे रहे हैं। एसबीपी लाइबिलिटी टू कैश कर दिए हैं कितना, 65,40,000 का। ट्रू, ओके कर दिए हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया उस दिन पेमेंट कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बोलेगी कि वेस्टिंग पीरियड 4 साल का था, एक्सरसाइज पीरियड 2 साल का है, कि तुम अब अगले 2 साल में तुम क्या को कहते हैं पेमेंट, तुम कभी भी अपना एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आगे 2 साल, अभी तक हम लोग यही सोचते हैं कि जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ उस दिन हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं।
और जब कैश सेटल्ड का जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग को याद रखना होता है कि जो फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड है उसी हिसाब से हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये बात तो तुमको पता है, क्योंकि वही हिसाब से हम लोग एक्सपेंस बुक किए हुए ऑन ईयर एंड। समझ में आ गया तुमको? और अभी तक यही दिमाग में लेके चलते हैं हम लोग, और इसी बेसिस पे सारा क्वेश्चन बन रहा है कि जो भी काम हो रहा है, चाहे वो वेस्टिंग पीरियड का जो वेस्टिंग पीरियड में जो एक्सपेंस बुक कर रहे हैं वो भी ईयर एंड पे कर रहे हैं, और जो एक्सरसाइज होगा वो भी ईयर एंड पे होगा। ठीक है, और इसीलिए जब पेमेंट करते हैं ना तो ऑन ईयर एंड होता है, तो पेमेंट भी हम लोग वही फेयर वैल्यू पे दे देते हैं जो ऑन ईयर, जो फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड है उसी हिसाब से बुक भी किया होता है और उसी हिसाब से पेमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला हो जाए कि 4 साल का वेस्टिंग पीरियड और फिर 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड, यानी कि चौथा साल तुम पेमेंट कर रहे हो। जब चौथा साल पेमेंट करते थे तो पेमेंट कर देते थे जो 14 साल के एंड में जो फेयर वैल्यू का था उस हिसाब से दे देते थे। लेकिन अब अगला 2 साल में तुम कब वो एक्सरसाइज करेगा कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोग सोच के चल रहे कि ईयर एंड पे एक्सरसाइज करेगा, अगला एक्सरसाइज पीरियड के पहला साल के एंड पे, दूसरा साल के एंड पे। ठीक है, तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो पेमेंट कौन सा वैल्यू पे करेंगे कि जितना हम लोग 4 साल के बीच में जितना भी एसबीपी रिजर्व पे डाले हैं, जितना भी एसबीपी लाइबिलिटी में डाले हैं, वो उसका पूरा टोटल ऐड करके कैश में पेमेंट कर देंगे, जो भी 2 साल के बीच में जो भी जब भी वो एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर क्या? नहीं मेरे भाई, जो 4 साल में तुम बुक किए हो ना वेस्टिंग पीरियड में, वो टोटल तुम पेमेंट नहीं करोगे एक्सरसाइज पीरियड में उसको, जब भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या करेंगे मेरे भाई? ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हु कैश सेटल का है, और कैश सेटल का मतलब ही है कि जो उस दिन का मार्केट शेयर है, चौथा साल के एंड पे कुछ मार्केट शेयर रहा होगा, ये 2 साल के एंड पे अगर कुछ ले रहा है तो उस दिन मार्केट शेयर कुछ और है, तो फेयर वैल्यू कुछ और होगा। तो कैश सेटल कैसे हुआ जब तुम ये चौथा साल के एंड पे ले रहे हो? तब वो कैश सेटल नहीं होगा ना। हम तो कैश सेटल का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 साल में जो बुक किया है उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि तुमको देना पड़ जाए। तो क्या करना होगा? तो करना ये होगा कि जब तक वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो हर साल के ईयर एंड पे, मतलब जो एक्सरसाइज पीरियड का जो ईयर एंड है उस दिन तुम रीमेजर करोगे अपना तुम एसबीपी लाइबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑन दैट ईयर एंड। 4 साल का था, तुम कुछ बुक किया था, ठीक है। पांच जो अब एक्सरसाइज पीरियड 2 साल है, इस साल तुमको पता चल रहा है कि अब फेयर वैल्यू हो गया है। जैसे कि इस वाला क्वेश्चन में फेयर वैल्यू था इलस्ट्रेशन 21 में चौथा साल फेयर वैल्यू था 218 रुपया। तो वेस्टिंग पीरियड में एंड होने पे 218 रुपया था। तुमको एक्सरसाइज पीरियड का फर्स्ट ईयर में तुमको पता चला कि 218 से 220 रुपया हो गया है। तो जो तुम एसपीपी रिजर्व तुम बनाए हुए थे 218 तक का, अब तुमको उसको अब 220 पे लाना होगा। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 220 के हिसाब से तुम फॉर्मूला में कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड इनटू फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड। तो ईयर एंड 220 रुपया है, और ऐसे करके और माइनस कर दो जो अभी तक तुम 4 साल में बनाए हुए हो, वही नॉर्मल फॉर्मूला माइनस जो क्यूमुलेट बैलेंस है। तो जो आ जाएगा उतना तुमको फिर तुम एसबीपी लाइबिलिटी में डालना होगा, क्योंकि तो कैश का आती बात है। तो एसबीपी उतना तुम एसबीपी लाइबिलिटी में डाल दोगे। या फिर हो सकता है कि 218 था चौथा साल के एंड पे, 5वां साल पे 210 हो जाए, तो तुमको कम करना होगा अपना एसबीपी लाइबिलिटी को, तो फिर तुम रिवर्स करके कम कर दोगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कब, जब एक्सरसाइज पीरियड कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर तुमको हम समरी दे SAR का, मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, दैट इज कैश सेटलमेंट का, तो उसमें 2 पॉइंट में 2 को अथी पे एंट्री होगा। पहला वेस्टिंग पीरियड में क्या क्या एंट्री होगा? नॉर्मल एंट्री, जो हम लोग एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे जो वेस्टिंग पीरियड में, वो फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड लेंगे। इसमें हम लोग एसबीपी लाइबिलिटी लेंगे, रिजर्व नहीं लेंगे, और क्योंकि कैश सेटल्ड है। और रिवर्स हम लोग करेंगे पीएल से हर वक्त, भले ही वो वेस्टिंग पीरियड के बाद रिवर्स हो या उससे पहले हो। ठीक है, और दूसरा वेस्टिंग पीरियड का बात होगा। वेस्टिंग पीरियड के बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड। अगर एक्सरसाइज पीरियड कुछ साल का है, इन्हें वेस्टिंग पीरियड के एंड होते ही पेमेंट कर दोगे। अगर एक्सरसाइज पीरियड कुछ साल का है तो हम लोग हर ईयर एंड पे एक्सरसाइज पीरियड में रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे। ठीक है, किसको? एसबीपी लाइबिलिटी को। और पेमेंट जिस दिन हो रहा है उससे पहले भी हम लोग उसको रीमेजर कर देंगे। रीमेजर इसलिए करेंगे मेरे भाई, जैसे कि बता तुम 31 मार्च 15 को खत्म हुआ, एक्सरसाइज पीरियड 16 और 17 का है, 16 साल पे तुम रीमेजर किया, 17 में तुमको पेमेंट करना है, 17 एंड पे पेमेंट करना है। तो तुम अगर 17 पे रीमेजर नहीं कर रहे हो फेयर वैल्यू पे, सीधा पेमेंट कर दे रहे हो, तो बनेगा नहीं ना। तुम 16 पे 220 के हिसाब से, 2018 था 220 पे लाके तुम उसको 65 लाख 40 से 75 लाख पे रखा था, तो इसमें 75 लाख। अभी इसमें फिर 220 से 240 हो गया तुम्हारा फेयर वैल्यू। तो और तुम बिना रीमेजर किए हुए पेमेंट कर दोगे तो तुम्हारे पास तो एसबीपी लाइबिलिटी में 75 लाख रुपया ही है ना। लेकिन जो कैश पेमेंट तुम्हारा मांगेगा एम्प्लॉय, वो तो इस दिन का फेयर वैल्यू से मांगेगा। तो हो सकता है कि उस दिन फेयर वैल्यू 80 लाख टोटल हो जाए। लेकिन तुम अगर यहाँ पे रीमेजर फिर से नहीं किया
ईबी टू एसबीपीएल ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, तो तुम्हारा पेमेंट तो तुम एसबीपी लाइबिलिटी जो इस साल का था 75 लाख वही तुम दे पाएगा ना। तो पेमेंट से पहले भी तुमको एक बार रीमेजर करना होगा, तो ये बात हर बार याद रखना। तो अब एक्साइज पीरियड में दो काम करना होगा, हर ईयर पे रीमेजर करो, और जब पेमेंट कर रहे हो तो उससे पहले एक बार रीमेजर कर दो। ओके, यही था। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है, ये भाई ये टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, खींचते हैं हम इसको। ठीक है, लगभग हो जाएगा। क्या टॉपिक है? SAR, मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट डेट वेस्ट इमीडिएटली। मतलब डेट वेस्ट इमीडिएटली का मतलब क्या? वेस्ट इमीडिएटली का मतलब कि वेस्टिंग पीरियड कुछ है ही नहीं, वेस्टिंग पीरियड जीरो है। वेस्टिंग पीरियड जीरो, ये क्या लॉजिक हुआ? पहले होता था कि चलो भाई तुम 3 साल काम करोगे तब तुमको एक्सरसाइज पीरियड मिलेगा, मतलब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कुछ है ही नहीं, तो काम करने भी ना तुमको हम अथी दे देंगे, तुम सीधा एक्सरसाइज पीरियड में चल जाएगा, तुमको स्टॉक मिल जाएगा। क्या लॉजिक है? लॉजिक है, देखो क्या हुआ कि हम लोग एम्प्लॉय लोग को अधिक मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि 3 साल काम करोगे तब तुमको देंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा पहले से कर रहा था, लेकिन उस टाइम हम लोग अनाउंस ही नहीं किए थे एसबीपी प्लान। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय को रिटेन करना है तो उसको तो ये नहीं बोल सकते भाई और अगला 3 साल तुम काम करो, वो तो अच्छा से काम पहले से कर रहा था। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है मेरे भाई, वेस्टिंग पीरियड तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हारा प्रीवियस में कुछ था, तुम जो काम कर चुके थे, लेकिन उस टाइम एसबीपी प्लान कुछ इशू नहीं किया था, इसलिए वेस्टिंग पीरियड वो नहीं हुआ। हम अभी तुमको सीधा एसबीपी दे रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं, क्या कि तुम काम कर चुके हो, तुम सीधा एक्सरसाइज पीरियड में हो। तो वेस्टिंग पीरियड कितना हुआ? 0। तो उस टाइम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? उस टाइम अकाउंटिंग करने के लिए 2 पॉइंट करना होता है। पहला बात जो लिखा हुआ है कि वीपी पीरियड जो वेस्टिंग पीरियड है वो 0 साल होगा। ठीक है, तो कैसे अकाउंटिंग होगा मेरे भाई? ऐसी अकाउंटिंग होगा। हम लोग क्या करते थे, वेस्टिंग पीरियड का क्या सिग्निफिकेंस था? सिग्निफिकेंस ये था कि 4 साल के बाद जो हमको पेमेंट देना है, जो भी हमारा एक्सपेंस होने वाला है, वो हम लोग 4 साल में डिवाइड करके हर साल डाल देते थे। लेकिन इसमें तो 0 ही साल है, तो क्या करें? एक बार एक पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए हमको पहले एक एक्सपेंस तो बुक करना होगा ना। तो जितना हमको 4 साल में टोटल, जो अगर वेस्टिंग पीरियड 4 साल होता है तो जो 4 साल में लोग बुक करते हैं वो हम डे 1 ही बुक कर देंगे। तो जब भी वेस्टिंग पीरियड होता था 4 साल 5 साल का, तो डे 1 कोई अकाउंटिंग नहीं करते थे, क्योंकि उस दिन अनाउंस होता था और उसके बाद वेस्टिंग पीरियड होता था, उसी टाइम पेमेंट नहीं करना, तो इसलिए डे वन सिर्फ अनाउंस होता है, इसलिए कोई एंट्री नहीं करते थे। लेकिन यहाँ वेस्टिंग पीरियड ही 0 है, तो डे 1 ही तुमको सारा एक्सपेंस बुक करना होगा। और जब डे 1 एक्सपेंस बुक करना होगा तब तो एंट्री लगेगा ना मेरे भाई। जनरली हम लोग एंट्री नहीं लिखते थे डे 1 पे, क्योंकि उस दिन सिर्फ अनाउंस होता था। यहाँ पे अनाउंस के साथ तुमको वेस्टिंग पीरियड खत्म ही कर दिए, पूरा एक्सपेंस तो बुक करना होगा। तो डे 1 इसमें तुमको एक्सपेंस बुक करना होगा, तो तुम डे 1 एक्सपेंस पूरा बुक कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं। तो पूरा एक्सपेंस जो भी तुमको 4-5 साल में जितना भी वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए था वो नहीं है इसमें, तो 0 है। तो टोटल जितना तुमको एक्सपेंस होने वाला है उसका बुक कर दो, बुक कर दिया। उसके बाद तुम आ जाओ, क्या उसको कहते हैं, और हाँ, ये जो एक्सपेंस तुम बुक करोगे कौन से वैल्यू पे करोगे? ये तो कैश सेटल्ड है, तो कैश सेटल्ड का जो फेयर वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला है उसमें फेयर वैल्यू लेते हैं अंडर ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड पे हम लोग फेयर वैल्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम वेस्टिंग पीरियड कुछ होता है, तो ग्रांट डेट हम लोग कुछ ना कोई फेयर वैल्यू यूज़ ना करके जो ईयर एंड पे वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पैसा जो देना है वो जो उस दिन का फेयर वैल्यू उस हिसाब से देना है, इसलिए ईयर एंड लेते हैं। लेकिन इसमें तो हम लोगों का कोई वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है और पेमेंट हमको देना है, तो कौन सा अथी फेयर वैल्यू लेंगे? तो जिस दिन ग्रांट कर रहे हैं उस दिन का फेयर वैल्यू लेंगे या फिर ईयर एंड का? भाई कैश सेटल है तो ईयर एंड ही लेंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड तो कुछ है ही नहीं, तो जो उस दिन का जिस दिन ग्रांट हो रहा है वही तो उसका ईयर एंड है, तो फेयर वैल्यू हम ग्रांट डेट ले लेंगे, तो जो होगा। ठीक है, लेकिन अगर आगे वो बोल रहा है कि जिस दिन वेस्टिंग, तुमको बोला कि तुम्हारे को वेस्टिंग पीरियड नहीं, तुम एक्सरसाइज कर लो, तो तुम हो सकता है कि इंप्लॉय बोलेगा कि हाँ आज एक्सरसाइज कर लो, तो उस दिन तुम एक्सरसाइज कर लेगा अपना वेस्ट, तो फेयर वैल्यू एंड ग्रांट डेट के हिसाब से वो एक्सरसाइज कर लेगा, कैश सेटल्ड भी है तो। लेकिन अगर बोल रहा है कि एक्सरसाइज पीरियड तुम्हारा 2 साल है, आज तुमको हम ग्रांट कर दिए कि तुम्हारा एक्सरसाइज शुरू हो गया है, तो पहला दिन डे 1 तो एक्सपेंस बुक कर लो, और 2 साल तुमको दिया है कि तुम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एम्प्लॉय के बेसिस पे कि हो सकता है कि 2 साल के एंड पे वो पेमेंट लें, तो फिर हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे मेरे भाई? कैश सेटल्ड है। और तुमको याद अभी जस्ट पता है कि जब एक्सरसाइज पीरियड कुछ होता है तो एक्सरसाइज पीरियड के ईयर एंड सब पे तुमको रीमेजर करना होगा। भले ही ग्रांट डेट तुम एक्सपेंस बुक किए हो ऑन वो वाला पे, वो उस दिन का रेट है तो कैश सेटल के लिए सही है। लेकिन अगर वो पहला साल पेमेंट नहीं ले रहा है तो उस दिन कुछ और रेट में चेंज आया होगा। 218 इस दिन था तो 218 के हिसाब से बुक किया, 220 हो गया होगा पहला साल। तो अगर पहला साल अगर वो मांग लेता तो तुमको 220 के हिसाब से देना होता, तो 218 से बना होता, तो फिर से तुमको रीमेजर करना होगा, तो 220 पे रीमेजर करोगे। हो सकता है सेकेंड ईयर लेगा तो फिर तुमको 200 सेकेंड ईयर का जो वैल्यू होगा उस पर रीमेजर करके फिर पेमेंट दोगे। ठीक है,
तो ये बात तुमको तो समझ में आ गया कि वेस्टिंग पीरियड अगर जब जीरो है तो कुछ नहीं, जो पहला दिन जितना भी एक्सपेंस होने वाला है उसको बुक कर दो, और जब पेमेंट होने का, अगर उसी दिन पेमेंट हो रहा है तो फिर से रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। अगर उसी दिन पेमेंट हो नहीं हो कि बाद में एक्सरसाइज पीरियड, अगर इफ देर इज एनी एक्सरसाइज पीरियड, तो हम लोग हर ईयर एंड पे रीमेजर करेंगे। वही तुम्हारा देखो पेज 359 में नीचे में लिखा हुआ है, इफ देर इज एनी एक्सरसाइज पीरियड एसबीपी लायबिलिटी विल बी रीमेजर्ड बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू चेंजेस। बात खत्म। तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बस इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? बुक खोलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 28.1। XYZ कोई कंपनी है जो 10,000 SAR दे रही है, 10,000 शेयर उसको दे रही है, और SAR है मतलब कैश सेटल्ड है। डेट वेस्ट इमीडिएटली मतलब वेस्टिंग पीरियड जीरो है। टू इट्स एम्प्लॉय कब दे रही है? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को बोल रही है कि हम तुमको 10,000 कैश सेटल्ड वाला दे रहे हैं और वेस्टिंग पीरियड जीरो है। तो एक बार तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, एक तो SAR है मतलब कैश सेटल्ड है, पहला चीज़। तो हम लोग फेयर वैल्यू लेंगे ऑन ईयर एंड लेंगे, लेकिन वेस्ट इमीडिएटली है। वेस्ट इमीडिएटली का मतलब क्या होता है कि वेस्टिंग पीरियड जीरो है, मतलब जो पूरा एक्सपेंस जो होने वाला था हमको, जो भी वेस्टिंग पीरियड में, उसको पहला दिन हमको बुक करना होगा, तो डे 1 हम लोग पूरा बुक कर देंगे, ठीक है। और कैश सेटल था तो फेयर वैल्यू ईयर एंड लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जब एक्सपेंस को बुक करने के लिए वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है, तो ईयर एंड कुछ था ही नहीं, तो जो जिस दिन इशू कर रहा है उसी दिन का हम लोग फेयर वैल्यू लेना होगा। तो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट जो दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2010 को जो ग्रांट डेट का जो फेयर वैल्यू होगा वो ले लेंगे। फिर आगे क्या लिखता है? SAR विल बी सेटल्ड इन कैश, वो तो पता ही है हमको। यूजिंग एन ऑप्शन मॉडल द डेट इज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ SAR इज 95, मतलब एट दैट डेट 1 अप्रैल 2010 को फेयर वैल्यू 95 है। तो ये तुमको पता चल गया, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट तुमको पता चल गया 95 है। SAR कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू 2013, मतलब ये देखो डे 1 वेस्ट हो रहा है लेकिन एक्सरसाइज पीरियड 2 साल का है। 1 अप्रैल 2010 को इशू किया है, 2011, 2012, 2013 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड सॉरी। एट द एंड ऑफ पीरियड ऑन 31 मार्च 11 एक्सपेक्ट, तो 1 अप्रैल 2010 को हम लोग इशू क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि वेस्टिंग पीरियड जीरो है, तुम एक्सरसाइज पीरियड में चले गए हो, और हाँ, इतना लोग क्या उसको बोलते हैं 10,000 शेयर हम लोग दे रहे हैं। भले कितना एम्प्लॉय हम लोग एम्प्लॉय लेने वाला है, कितना एम्प्लॉय को दिए उन्हें बोला है, सीधा बोल दिया कि 10,000 शेयर देने वाला है। हम लोग निकालते थे कितना शेयर जाने वाला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड पर एम्प्लॉय, तो टोटल शेयर जितना जाने वाला वो पता हो जाता था। इसमें सीधा बोला है कि 10,000 शेयर हम लोग देने वाले हैं। तो नीचे क्या लिखता है, 1 अप्रैल 2010 को इशू किया है थी मतलब ऑप्शन, तो और 31 मार्च 11 को बोल रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट है कि 95% ही जो टोटल शेयर किए 10,000 उतना में से 95% ही एक्सरसाइज करेगा। सोचो एक्सरसाइज ही 95% करेगा। उसके बाद बोलता है कि अगला साल बोलता है कि 92% ही करेगा, तीसरा साल बोलता है सिर्फ 89% करेगा। मतलब पहला साल बोल रहा है पहला साल ऑफ एक्सरसाइज पीरियड ईयर एंड बोल रहा है कि इतना परसेंट 95 ही अपना जो अति है क्या उसको कहते हैं शेयर जो इतना 95% ही शेयर हम लोग वाला सब एक्सरसाइज करेगा, 89% ही एक्सरसाइज करेगा और समथिंग वाला, मतलब 10,000 में से 95% ही हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उतना ही लोग हमको एक्सरसाइज करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में दिया फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड दिया हुआ है, ईच ईयर एंड में फेयर वैल्यू दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है तुमको याद होगा, क्या सेटल का क्वेश्चन है भाई, तो जो भी फेयर वैल्यू लेते हैं वो ईच ईयर एंड लेते हैं। यहाँ वेस्टिंग पीरियड कुछ नहीं था इसलिए ग्रांट डेट का हम लोग फेयर वैल्यू ले लिए, लेकिन बाद में एक्सरसाइज पीरियड भी तो है, तो हर साल रीमेजर भी करना होगा, रीमेजर करने के लिए फेयर वैल्यू एट ईयर एंड ले लेंगे, ठीक है। बस उस हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से क्वेश्चन को बना दो, कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ, जब तुम पहला साल अथी काम कर रहे होगे इसके अंदर, तो तुमको क्या उसको कहते हैं पहला ही डे 1 तुमको कुछ एंट्री देना होगा। देखो 1 अप्रैल 2010 को नो एंट्री नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि वेस्टिंग पीरियड कुछ है ही नहीं, तो डे 1 ही हमको पूरा एक्सपेंस बुक करना होगा, तो एक्सपेंस बुक किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज पीरियड 3 साल का है, तो हर साल पे हमको रीमेजर करना होगा, तो रीमेजर कर देंगे। पहला साल जब तुम करोगे रीमेजर तो ईयर मतलब 31 मार्च 11 को, तो तुम्हारा जैसे कि पहला साल तुम्हारा तुम इशू क्या बोलते हैं डे 1 तुम 95 पे किए थे फेयर वैल्यू, पहला ईयर एंड पे 112 हो गया, तो तुमको बढ़ाना होगा क्या बोलते हैं एसबीपी लाइबिलिटी को, तो तुम बढ़ा दोगे देखो प्लस करके। लेकिन जब 31 मार्च 12 पे जाओगे तो फेयर वैल्यू 112 से 109 पे चला गया है, तो तुम्हारा एसबीपी लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है, अच्छा ज़्यादा बैलेंस है, अब उसको बैलेंस कम करना होगा, तो तुम रिवर्स करोगे। रिवर्स करने के लिए क्या यूज़ करोगे, पीएल यूज़ करोगे, क्योंकि ये कैश सेटल्ड है, कोई मतलब नहीं है कि पोस्ट वेस्टिंग या बिफोर वेस्टिंग, पीएल यूज़ होगा। देखो रेड पेन से लिखा हुआ है पीएल, ठीक है। 31 मार्च 13 को तुम पेमेंट करना है तुमको, क्योंकि उसी दिन लास्ट डेट है,
तो कैश सेटल में तो पेमेंट कर दोगे, लेकिन फिर से रीमेजर करना होगा। रीमेजर का कॉन्सेप्ट बता दिए कि पेमेंट से पहले रीमेजर करना होगा। तो देखो रीमेजर किया है, रीमेजर करके और फिर देखो पेमेंट कर दिया कैश में, और देखो कैश एट द रेट कितना दिया है, एट द रेट 114 क्या होगा, जिस दिन पेमेंट कर रहा है ना उस दिन का फेयर वैल्यू को देखो जाकर देख लो, 31/12 114 है ना, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि कैश सेटल है, कैश सेटल का वही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसी दिन का हमको वैल्यू के हिसाब से पेमेंट देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया तुमको? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक दो को अजम्पशन आईसीआई लेके चला है क्या, जो तुमको समझ में आएगा। ये अजम्पशन लेके चला है कि जो एक्सरसाइज डेट है वो नहीं दिया हुआ है, मतलब किस दिन ये जो लोग है 89% 92% वो लोग एक्सरसाइज क्या बोलते हैं कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब वो तो हम लोग एक्सपेक्टेड था, उस हिसाब से हम लोग बुक कर रीमेजर करते जा रहे थे। लेकिन ईयर एंड पे 31/13 के हम लोग बोल दिया कि हम लोग 31/13 का देखो एंट्री दे दिया ना कि टू पेमेंट टू कैश हो गया है। क्वेश्चन में तो नहीं दिया होता कि कैश कब पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि एक्साइज पीरियड जिस दिन खत्म हो रहा है सब पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन क्या था कि एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग वीपी नॉट, हाँ, जो जैसे कि पहले अज्यूम किया था कि 95% सिर्फ 10 साल में सिर्फ 95% लेगा, तो उस हिसाब से हम लोग एक्साइज पीरियड का सिर्फ फर्स्ट ईयर एंड पे सिर्फ 95% का हम लोग रीमेजर किए थे, बाकी का 5% का नहीं किए थे। तो मेरे भाई 5% का क्यों नहीं किए थे? यही इसलिए नहीं क्यों, क्योंकि 5% लोग चला गया होगा। 5% अगर लोग चला गया तो उसको तो एक्साइज पीरियड में तो वो कैश ले सकता था, क्योंकि सबको मिला हुआ था वो चीज़। लेकिन इस क्वेश्चन में ये अज्यूम करके चल रहा है कि जो जा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला ही हुआ नहीं है, तो उसको कोई पेमेंट वेमेंट नहीं। ठीक है, बस ये दो एक चीज़ था उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24 वैन इंट्रेंसिक। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो है वो क्वेश्चन है एक नया, इसमें एक पॉइंट डाला हुआ है इंट्रेंसिक वैल्यू का। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है? देखो मेरे भाई, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रेंसिक वैल्यू ये चीज़ है कि याद होगा इंट्रेंसिक वैल्यू 4 साल के बाद जो वैल्यू आने वाला उसका आज का दिन क्या वैल्यू है, दैट इज इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों दिया हुआ है तो हम लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 24 हम लोग पढ़ेंगे, पेज 28.19 पे है। ठीक है, 28.19। चलो, क्या बोलता है, एक एंटिटी है जो फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर के हिसाब से, मतलब 31 दिसंबर को उसका ईयर एंड खत्म होता है, जनवरी से दिसंबर उसका ईयर है। ग्रांट कर रहा है 1000 SAR, 1000 शेयर, उसमें जैसे 10,000 SAR था, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड और नंबर ऑफ शेयर टू इशूड टू ईच एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है 1000 SAR दिया है, और SAR मतलब क्या सेटल होगा टू ईच ऑफ इट्स 40 मैनेजमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, 1000 × 40 मतलब 40,000 शेयर दे रहा है, सॉरी वैसा नहीं है। कब दे रहा है? 1 जनवरी 2015 को, कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी। ठीक है, SAR प्रोवाइड एम्प्लॉय राइट टू रिसीव व्हेन द राइट कैश इक्वल टू एप्रिसिएशन, कुछ वही कैश सेटल का डेफिनेशन। ऑल द राइट वेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2016। देखो इसमें वेस्टिंग पीरियड कितना हुआ है, 31 मार्च 15 से 31 दिसंबर 2016, मतलब 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। एक पूरा 1 जन से 31 जन और 1 जन 15 से दिसंबर 15, जन 16 से दिसंबर 16, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, मतलब डे 1 ग्रांट कर रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड तो ही है। ठीक है, तो वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से वेस्टिंग पीरियड जो होगा उसमें हम लोग एक्सपेंस बुक कर देंगे। एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे? ये कैश सेटल का क्वेश्चन है तो फेयर वैल्यू ऑन ईच ईयर एंड लेंगे, ईच ईयर एंड ले लेंगे, ऐसे एक्सपेंस बुक हो गया वेस्टिंग पीरियड में। ठीक है, ओके, एंड दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 2017 एंड 2018, कैलेंडर ईयर है तो 2017 1 साल, 2018 15-16 में वेस्टिंग, 16 के बाद 17 में एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट, और 17 में 15 और 16 में वेस्टिंग पीरियड, 17 एक्सरसाइज पीरियड, 18 एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, अब जब एक्सरसाइज पीरियड होता है और ये कैश सेटल्ड है तो हम लोग यूज़ करते, हर साल जब तक एक्सरसाइज नहीं होता है तो हम लोग रीमेजर करते हैं एट द रेट फेयर वैल्यू ऑन ईच ईयर एंड करते हैं, पता है क्योंकि कैश सेटल्ड है। क्यों करते हैं कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। ठीक है, तो ऑल द राइट वेस्ट ऑन 31 दिसंबर 16 एंड दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 17 एंड 18। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच SAR इज 11, मतलब ग्रांट डेट जिस दिन अनाउंस हुआ है उस दिन का फेयर वैल्यू 11 रुपये। हमारे कोई काम ही का नहीं है क्योंकि हम लोग कैश सेटल्ड है और ये वेस्टिंग पीरियड 0 नहीं है, वेस्टिंग पीरियड कुछ है तो डे 1 कोई अकाउंटिंग नहीं है, तो ग्रांट डेट के ऊपर कोई अकाउंटिंग का हमको 11 रुपीज़ का कोई काम ही नहीं है, ईयर एंड लेंगे। ठीक है, एंड इट एस्टिमेट्स दैट ओवरऑल 10% एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड, मतलब वेस्टिंग पीरियड में 10% आदमी सब चला जाएगा।
द फेयर वैल्यू ऑफ द SAR एट ईच ईयर एंड इज एज फॉलोज। अब जो SAR है उसका ईच ईयर एंड मतलब 15 इन्वेस्टिंग पीरियड 15 में, 16 में, एक्सरसाइज पीरियड 17 और 18 में क्या क्या ईयर एंड पे क्या फेयर वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ठीक है। जब इशू किया था 31 जनवरी 15 में, तो एक्सपेक्ट किया था कि 10% आदमी छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। ई 31 दिस ई कब इशू ई कब एस्टिमेट किया था, ई एस्टिमेट किया था क्या उसको कहते हैं 1 जनवरी 15 को, लेकिन इसको 31 दिसंबर 2016 को मतलब सेकेंड ईयर एंड पे उसको तो सही में 10% आदमी छोड़ के चला गया। तो पहला दिन सोचा था कि 10% आदमी छोड़ के चला गया, तो ग्रांटेड कोई अकाउंटिंग नहीं करते हैं, तो 31 दिसंबर 15 को अकाउंटिंग किए होंगे, तो सोचे होंगे एक्सपेक्ट किए थे कि 10% छूट जाएगा, तो सिर्फ 90% का हम लोग बनाएंगे। और 16 को पता चला कि हाँ 10% गया, तो इसमें एक्सपेक्टेड कुछ है ही नहीं, तो ऐसे करके वैसे हम बता देंगे, कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2017 को क्या हुआ, 31 दिसंबर 2017 क्या है तुम्हारा एक्सरसाइज पीरियड में आ गया हो तुम, उसमें क्या हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू है 10 रुपया, और एक देखो इंट्रिंसिक वैल्यू तुम्हारा 31 दिसंबर को दिया हुआ है 10 रुपया, वहीं 31 दिसंबर 2017 को फेयर वैल्यू देखोगे तो 13 रुपया है। बोल रहा है 31 दिसंबर 2017 को जब इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ था और फेयर वैल्यू कुछ था, 6 आदमी एक्सरसाइज किया अपना ऑप्शन, ठीक है, और बाकी का 30 आदमी एक्सरसाइज नहीं किया, वो 31 दिसंबर 2018 को किया, और वैसे वैसे। तो इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बोलता है हाउ मच एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज टू बी रिकग्नाइज्ड एट ईयर एंड पास जर्नल एंट्री, ठीक है। अब आओगे जब तुम इसका जर्नल एंट्री बनाने के लिए, तो तुमको पहले तो वेस्टिंग पीरियड का तुम अति समझ लो, पहले 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड 31 मार्च 15 को हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% छोड़ेगा एक्सपेक्टेड, तो 36 को आदमी, 40 का 10% 36 हुआ, 36। 31 दिसंबर 16 को ऊपर क्या पता चल रहा है हमको कि 10% छोड़ा, तो 40 में से 4 छोड़ दिया। उस टाइम हम लोग 10% के देखो ऊपर लिखा हुआ एक्सपेक्टेड था, जब 15 का कर रहे थे, अब 16 का देख रहे हो तो सही में 10% छोड़ दिया, 40 का 10% 4% छोड़ दिया, 4 आदमी छोड़ दिया, तो 36। तो दोनों का एक्सपेक्टेड जो 1 जनवरी को सोचा था एग्जैक्टली उतना ही है, इसलिए 36। नंबर ऑफ शेयर और फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड लेंगे, क्यों, क्योंकि कैश सेटल्ड है। 31 मार्च 15 12 को ले रहे हैं, देखो 12 रुपया हम लोग ले रहे हैं, 11 रुपया पहले लिखा था ग्रांट डेट, उसको यूज नहीं किया, अरे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना, कैश सेटल है, और कैश सेटल है तो ईयर एंड लेते हैं, ग्रांट डेट से कोई मतलब नहीं है, तो 11 का कोई सिग्निफिकेंस था नहीं, बोलवे किए थे, 12 8 लिख दिए। फिर एक्सपायर्ड पीरियड 2 साल का वेस्टिंग था तो वैसे कर दिए, तुम निकाल के दे दिए। वेस्टिंग पीरियड का काम खत्म, उसका तुम नॉर्मल एंट्री मार सकते हो, देख लो ईबी टू SBPL दिया हुआ है, ओके। अब आ जाओ एक्सरसाइज पीरियड में। एक्सरसाइज पीरियड में 31 मार्च 17 को क्या बोल रहा है कि 36 को आदमी तुम्हारे पास इंप्लॉय था, 36 को वेस्टिंग पीरियड में बचा, मतलब 36 आदमी तुम्हारा एक्सरसाइज करेगा, और 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है। तो बोल रहा है पहला ईयर एंड पे 31 दिसंबर 17 को क्या हो रहा है कि 36 आदमी से 6 आदमी अपना एक्सरसाइज कर रहा है, 30 आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू का सिग्निफिकेंस आएगा। देखो मेरे भाई, जब भी क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, तो जब तो ये दोनों जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो तुमको कब वैल्यू देगा, एक्सरसाइज पीरियड का वैल्यू देगा, ठीक है। जब भी कैश सेटल होता है क्वेश्चन और एक्सरसाइज पीरियड में आते हो, तो एक्सरसाइज पीरियड के हर ईयर एंड पे हम लोग रीमेजर करते हैं फेयर वैल्यू को, क्योंकि ये कैश सेटल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे, तो हम लोग को जनरली क्वेश्चन में एक फेयर वैल्यू दिया रहता था कि ईयर एंड मतलब कि जो भी एक्सरसाइज पीरियड है उसका पहला ईयर एंड पे ये फेयर वैल्यू है, तो हम लोग उस फेयर वैल्यू के हिसाब से रीमेजर कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 2 को फेयर वैल्यू दिया हुआ है, देखो 31 मतलब 2 को वैल्यू दिया हुआ है। 31 मार्च 17 जो पहला ईयर एंड एक्सरसाइज पीरियड का, उस दिन फेयर वैल्यू 13 रुपया है, लेकिन इंटरेस्ट वैल्यू 10 रुपया है, तो हम कौन सा वैल्यू यूज़ करके करें। तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला ये है कि जब भी इंट्रेंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्सरसाइज पीरियड में, तो जब तुम ईयर जो एक्सरसाइज पीरियड में जब एक्सपेंस बुक करोगे, रीमेजर जब करोगे तो तुम यूज़ करोगे इंट्रेंसिक वैल्यू। किसके लिए इंट्रेंसिक वैल्यू, जो भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना अपना शेयर, उसको तुम इंट्रेंसिक वैल्यू पे उसका एक्सपेंस बुक करोगे। मतलब तुमको तो पता है कि पेमेंट से पहले हमको इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब पेमेंट से पहले रीमेजर करना होता है, तो जो रीमेजर करोगे पेमेंट से पहले वो इंट्रेंसिक वैल्यू पे करोगे। तो जो लोग का पेमेंट हो रहा है उसको रीमेजर करो इंट्रेंसिक वैल्यू पे, जो लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है उसको मेजर करो फेयर वैल्यू पे, ठीक है। दिमाग में क्लियर हो गया कि जो लोग जब जो इंट्रेंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज पीरियड कैश सेटल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पीरियड में हो और एक्सरसाइज पीरियड में इंट्रेंसिक वैल्यू भी दिया हुआ है, फेयर वैल्यू भी दिया हुआ है, तो जब तुम एक्सपेंस रीमेजर कर रहे होगे, जब तुम अपना SBPL रीमेजर कर रहे होगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करोगे फेयर वैल्यू।
तुम इंट्रिंसिक वैल्यू उन लोगों के लिए यूज करोगे रीमेजर करते टाइम जो लोग पेमेंट ले रहा है, और जो लोग पेमेंट नहीं ले रहा है उसका फेयर वैल्यू पे करोगे। इस क्वेश्चन में 36 में से 6 आदमी पेमेंट ले रहा है, तो उसको हम लोग रीमेजर करेंगे एट द रेट 10 जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। 30 आदमी पेमेंट नहीं ले रहा है, तो उसको हम लोग उसका रीमेजर करेंगे हम लोग फेयर वैल्यू पे, जो है 13 रुपया। ठीक है, और तुमको एक बात पता ही है कि पेमेंट से पहले रीमेजर करना होता है। यहाँ पे 6 आदमी का पेमेंट हो रहा है, तो जो पेमेंट होगा वो कौन सा वैल्यू पे होगा? अरे मेरे भाई वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है और यही फॉर्मूला है कि जो आदमी का पेमेंट हो रहा है ना, जो आदमी का पेमेंट हो रहा है उसका रीमेजर भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगा, पेमेंट भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगा, नो मैटर फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है, एकदम दिमाग में याद रखना कि जो आदमी का पेमेंट हो रहा है उसका सब कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगा, उसका रीमेजर भी इंट्रिंसिक वैल्यू और पेमेंट भी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, 6 आदमी का पेमेंट भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे हुआ और रीमेजर भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे हुआ, लेकिन जो आदमी पेमेंट नहीं ले रहा है उसको रीमेजर करो फेयर वैल्यू पे। वहीं 31 मार्च 18 को पता चला कि 30 जो आदमी जो उस टाइम नहीं लिया था पेमेंट, अभी ले रहा है। तो जो आदमी पेमेंट ले रहा है उसको हम लोग किस पे वैल्यू मेजर करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पे। जो पेमेंट ले रहा है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे। देखो 30 आदमी का इंट्रिंसिक वैल्यू पे रीमेजर किए और पेमेंट भी करेंगे किस पे? इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो जब तुम देखोगे एक्सरसाइज पीरियड 31 दिसंबर 17 को SBPL जो बना रहे हैं हम लोग रीमेजर कर रहे हैं, वो किस पे रीमेजर कर रहे हैं? वो मेजर कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एट द रेट 10 रुपया पे। ठीक है, 1,62,000 के हिसाब से देखो आ गया है, और पेमेंट किस पे कर रहे हैं? 10 रुपये के हिसाब से। क्या बोले थे? 10 रुपये के हिसाब से, जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसी हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। वहीं तुम जब सेकंड क्वेश्चन देखोगे, 31 मार्च 18 का जो 30 आदमी का पेमेंट हो रहा है उसका भी रीमेजर कर रहा है 12 रुपया पे, मतलब 12 रुपये पे, क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, और पेमेंट भी कर रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू पे, भले ही उस इनका क्या उसको कहते हैं, 1 मिनट, और पेमेंट भी कर रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू 12 रुपये पे। यहाँ पे सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू 31 दिसंबर 18 का दोनों में 12 रुपये है, लेकिन हम लोग पेमेंट और रीमेजर दोनों इंट्रिंसिक वैल्यू पे करते हैं, 12 रुपये का होता है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया? क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे? यही सीखे जो नया चीज़, कि जब भी क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग जिसका पेमेंट कर रहे हैं उसका रीमेजर इंट्रिंसिक वैल्यू पे करेंगे, पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू पे करेंगे, और जो उसका पेमेंट नहीं हो रहा है उसका रीमेजर सिर्फ होगा, क्योंकि वो पेमेंट तो ले नहीं रहा है तो कोई पेमेंट का एंट्री नहीं। अगर तो पेमेंट नहीं ले रहा तो सिर्फ उसका रीमेजर होता है, रीमेजर किसे करेंगे? फेयर वैल्यू पे करेंगे। ठीक है, दिमाग में याद रखना। इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है उसमें एक चीज़, जब तुम देखो 31 दिसंबर 18 का, उसमें जब हम लोग रीमेजर कर रहे हैं हम, तो 12 रुपये पे किए, 30 आदमी इंटू 1000 शेयर इंटू 12 रुपया, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, माइनस कर रहे हैं जो अभी तक हमको क्यूमुलेट हम कर चुके हैं, यही करते हैं माइनस। तो इसमें हम लोग क्यूमुलेट क्या कर रहे हैं? हम लोग -60,000 कर रहे हैं, 45,000, 45,000, देखो 45,000 बोल रहे हैं, 4.5 लाख रुपया क्यूमुलेटिव है। जो तुम 31 दिसंबर 18 का क्यूमुलेटिव वाला बैलेंस देखोगे तो 4.5 लाख है, मतलब पिछला 3 साल का जितना भी SBPL में डाले हुए हैं उसका 4.5 लाख वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी क्यूमुलेट होता है उसमें 4.5 लाख तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे 60,000 और माइनस किया हुआ है। क्यों माइनस किया हुआ है? 4.5 लाख में 4,000 माइनस किया हुआ है, क्यों? अरे मेरे भाई, हम लोग 31 दिसंबर 17 तक हम लोग कुछ वैल्यू क्यूमुलेट किए हुए थे 2,88,000, और फिर 1,62,000 और डाले, लेकिन भाई 1,62,000 रीमेजर करके डाले, फिर 60,000 रुपये पेमेंट भी तो किए, तो 2,88 प्लस 1,62 होता है टोटल 4,50,000, लेकिन इसमें से फिर 60,000 निकाल तो दिए, तो मेरे पास क्यूमुलेटिव बचा कितना था? 4,50,000 माइनस 60,000। तो जो 30 आदमी का तुम निकाल रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू से एक्सपेंस, उसमें से क्यूमुलेट कितना, उसमें से जो क्यूमुलेट माइनस करोगे तो क्यूमुलेट बचा कितना था? 4.5 लाख में से 60,000 तुम पेमेंट कर दी, उतना ही बचा था, इसलिए वैसे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था इसका, लेक्चर 39 पार्ट 1। ओके, बाय बाय।